नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका काफी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक चैनल। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरएसआईटी की 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 12 फरवरी 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करता है। मैं आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ 3 क्लास से अपलोड हो चुकी है। ये जो है आपकी 4th क्लास है। अगर आपने उन क्लास को नहीं देखा तो उन क्लास को देख लेना। प्लेलिस्ट के अंदर आरएसआईटी 12 फरवरी 2023 का एग्जाम करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर सारी वीडियो अपलोड हो रखी है। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपको इन चारों ऑप्शन में बताना कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है एंड्रॉइड। आपको पता है मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको होता है। उसके अंदर दिया है विंडोज फोन ओएस भी होता है। उसकी हम बात करें एप्पल आईओएस भी होता है, जबकि गूगल प्ले स्टोर नहीं होता। गूगल प्ले स्टोर से जो है आप अपनी कोई भी ऐप को या कोई भी एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हो। बाकी ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ओएस क्या होता है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। ओएस एक ऐसा मंच होता है जो कि आपके और भी जो प्रोग्राम होते हैं जो आप इंस्टॉल करते हो या फिर कोई भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस जिनको रन कराने के लिए एक मंच प्रदान करता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर है, उसके अंदर उन सेल्स की संख्या जिनके अंदर 40 से ज़्यादा नंबर है, जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना चाहिए। यानी कि आपसे ऐसे पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आपके पास सीट है जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स है, उनके अंदर से बहुत सारी ऐसी सेल्स है जिनके अंदर आपके 40 से ज़्यादा नंबर लिखे हुए हैं। अगर आप उन सेल्स की संख्या जिनके अंदर 40 से ज़्यादा नंबर लिखे हुए हैं उनके बारे में जानना चाहते हो तो दोस्तों आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, यानी कौन सा फॉर्मूला इनके अंदर से लगेगा। सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया लैन का, उसके अंदर दिया वीलुकअप का, उसके अंदर अकाउंट का, फिर दिया अकाउंट हिप का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं लैन से जो है वो आपके लेंथ काउंट होती है, यानी कि जैसे आपको लिखा हुआ है कि लैन आरएसआईटी, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा हुआ है RSIT@VMOU। आपको इससे पूछा जाए कि इसके अंदर वर्ड कितना होंगे, यानी कि इसकी लेंथ क्या होगी, इसका जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा। तो दोस्तों इसके अंदर आपको करना होता है सिंपली RSIT के अंदर आपके 5 वर्ड है। ठीक है, उसके अंदर @ खुद हो गया 6, उसके अंदर VMOU के अंदर आपके 4 वर्ड है, यानी कि इस प्रकार से आपका जो आउटपुट निकलेगा वो 10 निकलेगा। इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला रन कराया जाता है। उसके अंदर इसका अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी काउंट इफ का। काउंट इफ अगर आप लगा देते हो यानी कि बराबर काउंट इफ अगर आप अपना एक्सेल शीट के अंदर फॉर्मूला लगाते हो तो दोस्तों आपके उन सेल्स की संख्या निकल जाएगी जिनके अंदर आपके 40 से ज़्यादा नंबर लिखे हुए हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ बैठा होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में नया चार्ट इंसर्ट कराने के लिए आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है आपको डिलीट डेट पर क्लिक करना है, उसके अंदर सेलेक्ट चार्ट पर क्लिक करना है। अगला जो दिया वो आपको दिया इंसर्ट चार्ट पर क्लिक करना है, उसके अंदर शो पर क्लिक करना है। सेलेक्ट डाटा पे जो है वो आपको टैप करना है, उसके अंदर इंसर्ट टैप पर करना है, उसके अंदर सेलेक्ट चार्ट आपको वहाँ पर लेना पड़ेगा, वहाँ से आपका नया चार्ट आ जाएगा। अगला जो दिया वो आपको दिया है कॉपी डाटा करना पड़ेगा, उसके अंदर जो है आपको सेलेक्ट यहाँ पर सेव करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अगर आप जैसे सेलेक्ट डाटा पे क्लिक करोगे उसके अंदर इंसर्ट टैब आपको क्लिक करना है, देन आपका यहाँ पर सेलेक्ट चार्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप अपना जो भी नया चार्ट इंसर्ट कराना चाहते हो इंसर्ट करा सकते हो। चाहे आप कोई सा भी चार्ट इंसर्ट करा सकते हैं, आपका पाई चार्ट हो, चाहे आपका बार चार्ट हो, चाहे कॉलम चार्ट हो, आप वहाँ से कोई सा भी चार्ट जो है वो इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि मात्र एक स्लाइड जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर का उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपसे ऐसे पूछ रहा है कि एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, उसके अंदर आपको एनिमेशन चेक करना है, तो आप उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उसको बोला जाता है आपका प्रीव्यू, आपको पता होगा। एंड दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन जैसे हर बार के लिए बताता हूँ, इस बार भी बताऊंगा कि अगर आप जैसे मान लो कि 5वीं स्लाइड के अंदर हो, यानी प्रेजेंट के अंदर आप 5वीं स्लाइड के अंदर हो, एंड दोस्तों अगर आप चाहते हो 5वीं स्लाइड का केवल प्रेजेंटेशन चालू हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर Shift+F5 यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पहली स्लाइड से अपना जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट हो तो आपको यहाँ पर केवल F5 दबाना पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन छपता है तो इसलिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अगर आप 5वीं स्लाइड पर हो, अगर आप चाहते हो कि 5वीं स्लाइड से आपका एनिमेशन यानी प्रेजेंटेशन चालू हो तो आपको Shift+F5 दबाना पड़ेगा। अगर आप पहली स्लाइड से चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर F5 दबाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको हर बार बताता हूँ। एंड दोस्तों इस बार भी मैंने आपको बताया है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में अगर आवाज़ डालनी है आपको तो आपको इसके अंदर कौन सा स्टेप फॉलो करनी पड़ेंगे। तो इसके अंदर आपको बोल रहा है कि स्लाइड शो के बाद नेक्स्ट करना पड़ेगा आपको। उसके हम बोला आपको स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में स्लाइड शो करना पड़ेगा। इंसर्ट आपको क्लिक करना है, उसके अंदर मीडियो ग्रुप में ऑडियो ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आप साउंड फाइल जो है वो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके अंदर स्लाइड शो पर जो है वो आपको टैप करना है, उसके अंदर इंसर्ट पर टैप करना है, उसके अंदर आपको सेव करे पर टैप करना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको पता चल गया होगा कि इंसर्ट पर आपको क्लिक करना है, उसके अंदर मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद में आपको साउंड फाइल जो भी आप साउंड फाइल इसके अंदर इंसर्ट कराना चाहते हो, चाहे आप कोई साउंड जो है वो ऐड करना चाहते हो या फिर कोई पॉपअप साउंड जो है वो अपना ऐड कराना चाहते हो वो आप यहाँ से करा सकते हो। जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने भी ऑप्शन सी बताया था उसका सही है।
अगला जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति कैसे जान सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर आपसे बोल रहा है कि दोस्तों अगर आपने रेलवे के अंदर कभी रिजर्वेशन करवाया होगा तो दोस्तों आपको वहाँ पर एक PNR नंबर मिलता है, उससे आप जो है अपने वर्तमान स्थिति जान सकते हो कि आपको आपकी सीट बुक हुई है नहीं हुई। कभी कभार क्या होता है कि जो सीट होती है वो वेटिंग के अंदर चल जाती है, RAC के अंदर चल जाती है, तो आपको पता नहीं चलता कि उसके अंदर आपकी सीट बुक हुई है नहीं हुई। तो आप जो है उसका जो अपना बुकिंग स्टेटस जो है वो आप अपना PNR नंबर से देख सकते हो। PNR की फुल फॉर्म होती है, PNR की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। PNR की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। दोस्तों स्क्रीन छोटी है इस कारण से मैं लिख नहीं सकता, आप लिख सकते हो कहीं पे भी कि PNR की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ध्यान रखना PNR की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, हर बार पूछी जाती है, इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका PNR नंबर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि इनमें से मान्य ईमेल एड्रेस कौन सा है। तो आपको इन चारों में से बताना है कौन सा अमान्य, कौन सा इनवैलिड आपका ईमेल एड्रेस है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक ईमेल एड्रेस वो होता है जिसमें आपका एक @ आता हो एंड @ के बाद में कोई डॉट आता हो, उससे पहले कोई डॉट नहीं आता है @ के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो केवल जो है ऑप्शन ए के अंदर आप पढ़ोगे तो abcd.def@yahoo लिखा हुआ है, जो कि अमान्य, क्योंकि @ की कभी भी आगे डॉट नहीं आता है, चाहे किसी की भी ईमेल उठा के देख लेना कभी नहीं आता। ठीक है, और 3 ईमेल है वो सही है। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है वोटर सर्विसेज के पोर्टल है, ऐसे बोल रहा है कि इसके अंदर वोटर सर्विसेज यानी कि अगर आप 18 साल से ऊपर हो गए हो और वोटर कार्ड बनवाना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन से पोर्टल पर आपको जाना पड़ेगा, वोटर सर्विसेज आपको कहाँ से मिलेगी। तो इसके अंदर सबसे पहले जो दिया वो आपको दिया IRCTC। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं IRCTC जो होता है वो आपके रेलवे से संबंधित है, इसका कोई संबंधित नहीं है। ठीक है, IRCTC की फुल फॉर्म मैंने कल वाले क्लास के अंदर बताई थी, वो आप उसको देख लेना। अगला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया RTC। तो RTC की फुल फॉर्म में मैंने आपको उसके अंदर बताई थी, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन। ठीक है, UIDAI जो होता है वो आपका आधार कार्ड से संबंधित है, ना कि आपका कोई सर्विसेज से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी भी जो है वो इसका गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। NVSP जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या किसका उपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर आप जो है एक अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, उसके अंदर दिया हाइपरलिंक को टाइप कर सकते हैं, उसके अंदर दिया एक बुकमार्क बना सकते हैं, उसके अंदर दिया आपको टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एक अलाइन टेक्स्ट जो है वो आप इंसर्ट करा सकते हो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर, बाकी 3 काम जो है वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको दिया है कि इनमें से एक साइबर थ्रेट नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा एक साइबर खतरा आपके लिए नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहले दिया आपको मालवेयर। तो मालवेयर होता है फिशिंग जो होता है वो भी अटैक होता है। डिनाइल ऑफ सर्विसेज यानी कि DOS जिसकी फुल फॉर्म डिनाइल ऑफ सर्विसेज होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको लिख लेना। थ्रेट जो होता है वो आपको होता है। अगला जो दिया वो आपको दिया राजस्थान का SSO। आपका राजस्थान का SSO किसी भी प्रकार का साइबर थ्रेट नहीं है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं SSO की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। एंड SSO का इस्तेमाल आप अपने किसी भी जॉब वैकेंसी के फॉर्म अप्लाई करने के लिए या किसी भी योजना के बारे में जानने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी जो है आर का SSO किसी भी प्रकार का साइबर थ्रेट आपका नहीं होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको दिया है LCD प्रोजेक्टर को अगर आप PC से जोड़ना चाहते हो तो दोस्तों आपको इसके अंदर क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर HDMI कनेक्शन भी आपको लेना पड़ेगा, BGA भी लेना पड़ेगा। एंड दोस्तों ऑप्शन C जो है उसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं HDMI की फुल फॉर्म मैंने आपको पिछले तीनों क्लास के अंदर बताई थी, इस क्लास के अंदर बता रहा हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, HDMI की तो ये फुल फॉर्म होती है। बाकी बात करें BGA की तो BGA की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ, अगर मेरे पास स्क्रीन है मैं उसमें लिख देता हूँ वीडियो ग्राफिक्स एरे जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, बाकी मैं बोल रहा हूँ आप इसको लिख सकते हो। ऑप्शन C जो है उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे दिया है कि MS आउटलुक 2010 के अकाउंट सेटिंग में आप क्या सेट कर सकते हो। तो दोस्तों आप इसके अंदर आने वाले सर्वर POP3 भी सेट कर सकते हो, जाने वाले सर्वर SMTP भी सेट कर सकते हो, एनक्रिप्शन SSL से भी आप इसको सेट कर सकते हो। ऑप्शन D जो है उसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको बता देता हूँ SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कहीं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। बाकी हमने एक फुल फॉर्म की एक सेपरेट क्लास ले रखी है जिसके अंदर हमने आपको 50 से 60 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपको बता रखी है, उसके अंदर से ये सारी है। ठीक है, आप उसको ले सकते हो। एक शॉर्टकट की से रिलेटेड भी हमने आपकी एक क्लास ले रखी है जिसके अंदर आपकी सारी शॉर्टकट कीज हमने बताई हुई है जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि इंडियन IT एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स से अगर आप छेड़छाड़ करते हो तो कौन सी धारा के अंतर्गत आपका अपराध माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन B 65, यानी कि अगर आपने धारा 65 आप पे लग जाएगी अगर आपने कंप्यूटर सोर्स से छेड़छाड़ करी है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर IT की फुल फॉर्म होती है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी यहाँ पर फुल फॉर्म होती है। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है कि मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप
किसका इस्तेमाल करोगे, यानी कि आपके लिए कौन सा बेटर है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया है फॉरवर्ड करने के लिए पहले प्रमाणिकता जांच करें। मेलिंग शिष्टाचार क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके लिए अच्छा मेल साबित हो सके बिल्कुल करनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बाकी आगे ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हो। ऑल कैप्शन लॉक का आप इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो है स्मॉल लेटर के अंदर भी आप अपना मेल लिख सकते हो, लेकिन अच्छा मेल आपका होना चाहिए। उसके हम बात करें रिप्लाई टू ऑल का अधिकतर प्रयोग करें, कोई जरूरी नहीं है। एक ही मेल पे बहुत से भी ऊपर चर्चा करें, ये भी कोई जरूरी नहीं है। बाकी ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दिया है खालिस्तान फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के लिए काम में आता है, नहीं किसके थ्रू आप अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड के अंदर बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है हाइपरलिंक, उसके अंदर दिया थंबनेल, उसके अंदर ग्रेडियंट फिल का, उसके अंदर दिया चार्ट फाइल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी ग्रेडियंट फिल। यानी ग्रेडियंट फिल क्या होता है कि पूरी जो स्लाइड होता है उसके पीछे का कलर चेंज कर देता है, हरा पीला नीला जो भी आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में सही चयन करना है आपको। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है राजस्थान ई ज्ञान। जॉब सर्च करने के लिए आप इसका उपयोग करते हो, तो दोस्तों ये गलत है। तो राजस्थान ई ज्ञान पे जो है आप अपने शिक्षा को बढ़ा सकते हो। राज ई साइन जो होता है वो आपके ई कॉमर्स के लिए नहीं होता। राज ई साइन जो होता है वो आपके क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर होता है, जो अपने मूल निवास या फिर बोनाफाइड अगर कभी आपने बनवाया हो तो उसके नीचे हरे कलर का ग्रीन साइन होता है, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर होता है, उसको बोला जाता है राजस्थान ई साइन। उसके अंदर अगला दिया है राजस्थान ई गवर्नेंस, जो कि डिजिटल स्टोरेज के लिए होता है। ये भी गलत है क्योंकि राजस्थान ई गवर्नेंस नहीं होता, वो राजस्थान ई क्लाउड होता है, राजस्थान ई मेघ होता है वो, ठीक है। राजस्थान ई गवर्नेंस नहीं होता। इनकी व्याख्या मैंने आपको पहले वाले क्लास के अंदर बता दी है। अगला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया राजस्थान ई वॉल्ट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए, ऑप्शन जो डी है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, कि पैन कार्ड आप किसके थ्रू बनाते हो। तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका NSDL। मैंने आपको ऊपर की 2 वेबसाइट को हम पहले बता दिया है। बात करें NSDL से आप पैन कार्ड अपडेशन से संबंधित है, पैन कार्ड आप बनवा सकते हो उसके थ्रू। SBI ऑनलाइन पर जो है अपना जो भी SBI से रिलेटेड जो वर्क होता है वो आपका SBI ऑनलाइन पर होता है। बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करना चाहते हो, यानी कि अगर आप मोबाइल का जो नेटवर्क है अगर आप उसको लैपटॉप में देना चाहते हो, यानी कि मोबाइल का नेट का यूज़ आप लैपटॉप के अंदर करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको सबसे पहले मोबाइल पे हॉटस्पॉट आपको बनाए रखना पड़ेगा, मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा। देन वो जो लैपटॉप के अंदर जो वाईफाई होता है वो उससे कनेक्ट होता है। देन आप अपना जो आप अपने मोबाइल का नेट अपने लैपटॉप के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपको पता होगा। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है कि अपने रास्ते की खोज के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इससे इजी क्वेश्चन और कोई नहीं सकता, आप गूगल मैप का इसके अंदर इस्तेमाल करोगे। मैं आपको बता देता हूँ बाकी क्वेश्चनों की। ब्लूटूथ सेवा आप जानते हो, ब्लूटूथ किस काम का आता है आपका। बाकी बात करें माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्या होता है, दोस्तों मैं इसके साथ 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ठीक है। उसके अंदर राजमेघ जो है वो आपकी क्लाउड आधारित सर्विसेज है, ठीक है। इसके अंदर और कुछ ही नहीं है, क्लाउड आधारित सर्विसेज है। उसके अंदर गूगल ड्राइव जो होता है वो आपके कोई सी भी फाइल को सेव करने के लिए या फिर ईमेल आईडी के थ्रू आपके अटैच करने के काम आता है, ठीक है। उसकी हम बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि एंड्रॉइड फोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए आप किसका कौन सा नंबर डायल करोगे। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वही इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि होगा आपका *1234# जो आप इसके अंदर डायल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन ए बताया था उन सबका सही है, ठीक है। एंड दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो एंड दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप सबके लिए ऐसी PDF बनाने के लिए, ऐसे क्वेश्चन ढूंढने के लिए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जाता है। जीमेल संदेश का आप प्रयोग किसके लिए कर सकते हो। तो जीमेल संदेश का प्रयोग आप कितने MB तक, यानी कितने मैक्सिमम कितने MB तक की फाइल आप भेज सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर जो अगर आप देखोगे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया 10 MB की साइज तक का। उसके अंदर दिया एक या एक से अधिक फाइल जो कि 5 MB तक की साइज की हो। उसके अंदर दिया आपको 10 फाइल 8 MB की साइज की। उसके अंदर दिया एक या अधिक फाइल जो कि 25 MB साइज तक की हो। दोस्तों आपको पता होगा अगर आपने जीमेल यूज किया होगा तो जीमेल के अंदर आपकी मैक्सिमम जो फाइल जाती है वो 25 MB तक की जाती है। 25 MB की आप 10 फाइलें भेज दो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने 25 एक फाइल जो वो आपकी 26 MB की है तो वो 26 MB की फाइल नहीं जाएगी, उसकी पहले गूगल ड्राइव लिंक बनेगी, जिसको भी आप भेजना चाहते हो वो जाएगी उसके पास। वहाँ से जो है वो आप अपना डॉक्यूमेंट जो भी आपने भेजा वो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। बाकी 25 MB से ऊपर की फाइल नहीं जाती है, ठीक है। ऑप्शन जो डी है उसका करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल जाता है। तो दोस्तों वो आपको किस में बदल जाता है। तो उसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया फिल कलर में। उसके अंदर दिया आउटलाइन कलर 7:1:1 विड्थ में। उसके अंदर दिया 3D रोटेशन में। उसके अंदर दिया फिल एंड शेप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी आउटलाइन कलर 72:11 विड्थ के अंदर आपका जो है शेप आउटलाइन फीचर बदल जाता है। उसके हम बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग कौन सा होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के अंदर अगर आप चार्ट बनाना चाहते हो तो दोस्तों इसके अंदर मुख्य भाग क्या होता है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मेन जो भाग होता है वो आपका डाटा शीट्स में होता है, उसके अंदर डाटा लेवल्स में होता है, उसके अंदर ग्रिड लाइन में होता है। इनका ऑप्शन ए जो है वो इसके अंदर करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों का जो है वो आपके मेनली जो काम आते हैं वो आपके वर्ड के अंदर काम आते हैं, कोई MS एक्सेल के अंदर इतना काम नहीं आते।
अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या होता है। दोस्तों मैंने अगर आपने 3 क्लासेस पहले ली होगी तो उसके अंदर मैंने हर क्लास के अंदर इस जो क्वेश्चन है इसको उसके अंदर तो आपसे पूछा हुआ था टाइम्स न्यू रोमन क्या है, तो उसके अंदर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा के अंदर बताया था। अगर जिन्होंने वो क्लास देखी तो वो आप जरूर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी मैं अभी इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका एक फॉन्ट एरियल हो, चाहे टाइम्स न्यू रोमन हो, चाहे कैलिबरी हो, बहुत सारे आपके फॉन्ट होते हैं। 25वें का जो है वो डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी पेज लेआउट के बारे में, स्टाइल लेआउट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज फीचर किस काम आता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, एक मिलता है सेव, एक मिलता है सेव एज। तो मैं आपको बता दूँ सेव फीचर वो होता है जैसे आप वर्तमान में आपने राहुल नाम की फाइल खोली हुई है, जैसे मेरा नाम राहुल है एंड दोस्तों मैंने राहुल नाम की फाइल खोली हुई है, तो दूसरे नाम की फाइल को खोल के कोई भी चेंजेस करता हूँ, अगर आपने कंट्रोल एस दबाया है तो आपको जो है वो फाइल सेव हो जाती है और उसी के अंदर आपका चेंजेस हो जाएगा। जबकि अगर आपने सेव एज बना दिया यानी सेव एज पे क्लिक किया तो आपकी वही फाइल एक नए नाम से आप सेव कर सकते हो। ठीक है, ये आपका सेव एज का फीचर होता है। इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया खुली हुई फाइल सेव की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। उसके अंदर दिया है खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है। ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप पढ़ सकते हो। खुली हुई फाइल डिलीट की जा सकती है, वो गलत है आपका। उसके अंदर खुली हुई फाइल इनिशियलाइज की जा सकती है, तो दोस्तों ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो भी गलत है, ऑप्शन बी सी भी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है, यानी कि ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा है सिक्योर सील का इस्तेमाल क्या किसमें होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा सिक्योर सील जो होता है वो आपकी वेबसाइट की वैधता को प्रमाणित का सॉफ्टवेयर होता है सिक्योर सील। ठीक है, जो आपका आगे लिखा होता है ना HTTPS, अगर आपने कोई वेबसाइट खोली होगी कभी तो आपको पता होगा कि HTTPS लिखा आता है, एस का मतलब होता है सिक्योर। ठीक है, वो आपका सिक्योर सील से जो है वो इसका मतलब होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या होता है। आपको नाम से पता चला होगा सिस्टम अगर खराब हो जाता है तो उसकी फाइल को वापस ले सकता है, पुनर्स्थापित कर सकता है। यानी कि अगर आप ऑप्शन बी पढ़ोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वही है, सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित कर देता है। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है AEPS का क्या दर्शाता है, यानी कि AEPS की फुल फॉर्म क्या होती है। इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, उसके अंदर दिया अवेलेबल ई प्रोक्योरेंट सिस्टम, उसके अंदर दिया आपको ऑप्शन सी के अंदर दिया आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, उसके अंदर दिया ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक पेपल सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका AEPS की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे इसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी डिस्क कई बार मिटाकर लिखने में काम आती है, यानी कि इन चारों में से बताने की ऐसी कौन सी डिस्क है जो कि रीडेबल भी हो और राइटेबल भी काम हो, यानी कि RW के अंदर जो फाइल है वो इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आपके ऑप्शन सी के अंदर है CD रो एंड DVD रो। CD और DVD की फुल फॉर्म मैंने आपको 3 बार बताई है तीनों वीडियो के अंदर, इस बार बता देता हूँ। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, रीडेबल, राइटेबल। उसके अंदर DVD रो, DVD की फुल फॉर्म 2 होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बाकी मैंने इसके फुल डिटेल पहले आपको बता रखा है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको दिया कि निम्न में से कौन सा कार्य आप स्नैपिंग टूल से नहीं कर सकते, यानी कौन सा कार्य ऐसा है जो आप स्नैपिंग टूल से नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया ऑब्जेक्ट के चारों ओर आयताकार आकृति बना सकते हो, उसके अंदर दिया पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हो, ईमेल अटैचमेंट की फाइल को डिलीट कर सकते हो, ऑप्शन दिया ये सभी। तो ऑप्शन जो डी है वो उसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कोई सा काम जो है स्नैपिंग टूल से आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है क्रेडिट कार्ड से अगर भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप एक ऑप्शन डी पढ़ोगे तो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि HTTP एंड OTP का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है निम्न में कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान करने में प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा नहीं है। इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है POS पॉइंट ऑफ सेल, फुल फॉर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, याद रखना। उसके अंदर दिया फ्री चार्ज, उसके अंदर पेटीएम, उसके अंदर स्टेट बैंक बड़ी। तो ये ऑप्शन जो तीनों है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ये मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है। जबकि पॉइंट ऑफ सेल जो है वो आपको कोई मोबाइल वॉलेट किसी भी प्रकार का मोबाइल से भुगतान आप नहीं कर सकते। ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है, यानी कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है इन तीनों में से जिस पर आप शिक्षा नहीं पढ़ाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला दिया आपको USSD, उसके अंदर दिया MOOC, उसके अंदर दिया NPTEL, उसके अंदर दिया स्वयं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आप जो है USSD से कोई भी पढ़ाई नहीं कर सकते। ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के आज की इस क्लास की सबसे लास्ट क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों आई होप आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे होंगे। इसके अंदर आपसे पूछा है कि ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर यूजर निम्न कार्य कर सकता है, यानी कि अगर आप एक ट्विटर हैंडल आपके पास है, यानी कि अगर आप एक ट्विटर के अंदर यूजर हो तो आप क्या क्या उसके अंदर कर सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है 140 अक्षरों तक का संदेश भेज सकते हो, बिल्कुल भेज सकते हैं। उसके बाद में आप अपने फॉलोअर्स को संदेश को रिट्वीट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। उसके अंदर दिया आपको ऑप्शन सी दिया है कि
ये किसी भी बेसिक पर हैशटैग बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। और ऑप्शन डी है ये सभी, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आपकी ये थी RSIT 4th क्लास एंड दोस्तों ये थे RSIT आपके 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों आई होप आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख रहे होंगे। एंड दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। एंड दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। एंड दोस्तों 3 वीडियो जो हमने पहले अपलोड कर दिया, अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा तो उन क्लास को देख लेना। एंड दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।